Good afternoon, dear students. Today I start the new subject thermodynamics, and this is the syllabus of thermodynamics. This is the syllabus only for first unit. So this is the basic of the whole thermodynamics, and there are some small basic definitions that is very important for the exam point of view. So today we will discuss some basic definitions like uh, like system, surrounding, boundaries, universe, approach, thermodynamics. So these type of basic definitions we will discuss today. And for further lectures, we will discuss some numerical and first law thermodynamics and zeroth law of the thermodynamics. Okay. So we will move to the next slide. So first is the introduction of the thermodynamics. So what is the thermodynamics? Actually, thermodynamics is made by the two word therme plus dynamics. थर्मे मीन्स है हीट। ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है हीट और इसका मतलब है पावर। तो थर्मोडायनेमिक्स को अगर मैंने ब्रेक किया दो पार्ट्स में, तो इसका मतलब हुआ कि एक तो हीट और दूसरा पावर, यानी थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है कि हीट और पावर। तो हम इसकी अगर डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे? थर्मोडायनेमिक्स इज द सब्जेक्ट इन विच वी हैव स्टडीड अबाउट द हीट एंड पावर। हीट और पावर के बारे में जिस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे दैट इज द थर्मोडायनेमिक्स। सो द अब हम हीट और वर्क के बारे में पढ़ेंगे क्या? तो अगर सपोज करो कि हीट है, आप लोग मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो आप देख रहे होंगे हीट का हम पावर में कन्वर्जन करते हैं। पावर मीन्स पावर हम किसे समझते हैं? मैकेनिकल इलेक्ट्रिसिटी जो है दैट इज नथिंग बट इट इज द पावर। तो हीट को इलेक्ट्रिसिटी में अगर कन्वर्ट करें या फिर इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करें, ओके, दोनों ही केसेस की स्टडी हम किस में करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, so the thermodynamics is the subject in which we have studied about the heat conversion of heat into the power. अब हीट पावर में कैसे कन्वर्ट होती है आप लोगों ने देखा होगा। छोटा सा एग्जांपल मैं लूंगा, आप लोग देखते होंगे स्टीम पावर प्लांट। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एनटीपीसी पावर प्लांट जो दादरी में है, एनटीपीसी पावर प्लांट ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। कभी इसमें अगर घूमने आप जाएं तो देखें कि इट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, इट प्रोड्यूस द पावर बाय द यूज ऑफ हीट। हीट से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं इसमें। ओके, तो अगर जो देखा जाए एनटीपीसी पावर प्लांट की जो साइकिल है दैट इज द प्योर थर्मोडायनेमिक साइकिल। ओके, अब आप लोग आजकल सर्दियों के टाइम पे देख रहे होंगे, यू विंटर का समय चल रहा है and there is a lot of cold around us. So what we are using? We are using a blower. blower में क्या है? blower के अंदर एक resistance लगा हुआ है। okay, we have supply the electricity, एक लोड लगा दिया, यहाँ पे हमने पावर सप्लाई दे रहे हैं, करंट इसमें फ्लो कर रही है, एंड द हीट विल हीट द रूम। रूम को हीट करने के काम आ रही है ब्लोअर से जो हवा आ रही है। तो वी आर टेकिंग द हीट एनर्जी फॉर मेंटेनिंग अवर बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिसिटी एक वर्क के फॉर्म में हम दे रहे हैं, और जो वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट में। तो आपका जो ब्लोअर है इट इज ऑल्सो ए थर्मोडायनेमिक डिवाइस। हम इसकी स्टडी जो थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। तो इस तरह के डिवाइस, इस तरह की साइंस जो हीट को पावर में और पावर को हीट में कन्वर्जन के बारे में स्टडी करे दैट इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक्स। तो वही मैंने डेफिनेशन लिख दी है, आप लोग डेफिनेशन इसे अपने नोट्स में एकदम प्रॉपर तरीके से लिख लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपके काम आएगा। तो मैंने डेफिनेशन लिख दी है, थर्मोडायनेमिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ एनर्जी। इट इज मेडेड बाय टू वर्ड्स, therme means heat and dynamics means power. So it is the subject in which we are studied about the conversion of heat into work. For example, heat is converted into work in steam engine, steam turbine, conversion of work into heat in refrigerator and heat pump.
तो सिंपल आपने डेफिनेशन समझ ली, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये सिंपल डेफिनेशन है थर्मोडायनेमिक्स की, कि थर्मोडायनेमिक्स इज द सब्जेक्ट इन विच वी हैव स्टडीड अबाउट द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू पावर एंड पावर इनटू हीट। सिंपल। हम आगे बढ़ते हैं फिर, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मैं थोड़ा आगे चलना पड़ेगा फास्टली। अब हम बात करते हैं सिस्टम। सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है। ये आप 100% ध्यान रखो कि थ्योरी में लिखने के लिए 2-2 नंबर में सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री इस तरह से कभी कर आ जाते हैं, और कभी कर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन अबाउट द सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। तो आप सिंपल डेफिनेशन देखें और एक डायग्राम बनाया हुआ है, उस डायग्राम से समझें। ठीक है, तो देखें, ए सिस्टम में बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस चूजन फॉर स्टडी, फॉर एग्जाम्पल हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। तो ये सिस्टम में भी डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन दैट इज चूजन फॉर स्टडी। तो कोई भी हमने अगर जो रीजन, कोई भी स्पेस स्टडी के लिए चूज किया तो वो क्या, सिस्टम। ओके, जैसे हमारा ये सिस्टम है, ये हमने स्पेस या रीजन या मैटर स्टडी के लिए चूज किया, सो दिस इज द सिस्टम। ओके, सराउंडिंग क्या है, द मास और रीजन आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड द सराउंडिंग। तो एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड द सराउंडिंग। जो भी सिस्टम से बाहर है वो क्या है, सराउंडिंग। अब बाउंड्री क्या हो गया, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ए इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट द सिस्टम एंड सराउंडिंग। कोई भी इमेजिनरी सरफेस जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बाउंड्री कहेंगे। ठीक है, तो बाउंड्री की डेफिनेशन क्या होगा, द रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड द बाउंड्री। ठीक है, तो अगर 5 नंबर में ये लिखने को आता है तो आप इन तीनों की प्रॉपर, जैसी मैंने डेफिनेशन लिखाई वो लिखेंगे, और डायग्राम मस्ट है। डायग्राम अगर नहीं बनाया तो मार्क्स नहीं देगा टीचर। डायग्राम वहां बना दें, और एक एग्जाम्पल मैंने दिया है वो आप जरूर लिख दें। फॉर एग्जाम्पल, एन एयर बैलून, द एयर इनसाइड द बैलून इज अवर सिस्टम। ओके, फॉर स्टडी एंड आउटसाइड द बाउंड्री सराउंडिंग and elastic rubber of the balloon separated the system and surrounding considered to be boundary। तो एकदम क्लियर है, 3 डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल और एक फिगर। आप एज इट इज जाके अगर एग्जाम में लिख देंगे आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। हम इसी तरह से चलेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें, हम उसी स्टडी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें नेक्स्ट वीडियो में अपने जो भी आपके टीचर हैं उनके थ्रू हमें मैसेज पहुंचवा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ वी विल मूव टू द टाइप ऑफ सिस्टम। तो हमने सिस्टम पढ़ा कि कोई भी रीजन और स्पेस जो हमने स्टडी के लिए चूज किया है वो क्या है, हमारा सिस्टम। अब हमें पता होना चाहिए सिस्टम कितने तरीके का होगा, ऐसा स्पेस जो हमने स्टडी के लिए चूज किया वो कितने तरीके का होगा। तो लिखा, स्पष्ट लिखने को आता है, ये 100% बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में 100% एक्सटर्नल एग्जाम में आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ द सिस्टम 5 नंबर में लिखने को। तो सिस्टम आर 3 टाइप्स एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। 3 तरह के सिस्टम यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 1 इज द क्लोज सिस्टम, सेकंड इज द ओपन सिस्टम एंड थर्ड इज द आइसोलेटेड सिस्टम। एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज द क्लोज सिस्टम। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एज इट इज लिखनी है आपको। इफ द मास ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, अगर सिस्टम का मास कांस्टेंट रहे तो वो क्या होगा, क्लोज सिस्टम। बट energy interaction can happen through the heat and work is known as the closed system। तो अगर मास कांस्टेंट रहता है रीजन का, ठीक है, तो वो क्या है, क्लोज सिस्टम। तो हमने एक एग्जांपल लिया कि ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, आप लोगों ने देखा होगा। ओके, ये चारों तरफ से बंद है, कहीं से ओपन नहीं है, ना इसमें इनलेट वाल्व है ना क्लोज एग्जॉस्ट वाल्व है किसी तरह का। ये क्या है, पूरी तरह से एकदम बंद है। ठीक है ना, तो इस तरह की सिस्टम को हम क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर जो भी मतलब आपका रीजन है, स्पेस है, उसके अंदर मास क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है ना, मास कांस्टेंट रह रहा है। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम। अगर आपको डायग्राम ना बनाया जाए तो डायग्राम मैं छोटा सा बनवा दे रहा हूँ। ये इस तरह का डायग्राम, ये आपकी पिस्टन लगी हुई है, ये पिस्टन लगी हुई है, ये आपका सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर मैंने जो रीजन स्पेस ले लिया वो आपका सिस्टम हो गया।
सिस्टम हो गया, एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम क्या हो गया, सराउंडिंग, और ये आपकी बाउंड्री हो गई। ठीक है। अब इसके अंदर जो मास है वो कांस्टेंट है, हीट आ सकती है, हीट जा सकती है, वर्क पिस्टन से आपको मिल सकता है, वर्क हम पिस्टन को दे सकते हैं। तो मास कांस्टेंट रहना जरूरी है, दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज द क्लोज सिस्टम। ओके। अब हम बात करते हैं ओपन सिस्टम की। इफ द मास ऑफ द सिस्टम इज नॉट रिमेन कांस्टेंट एंड एनर्जी इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बाय आइदर हीट वर्क एंड मास। अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो वो क्या है, ओपन सिस्टम में। सिंपल डेफिनेशन है। तो ये आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा डायग्राम, तो अगर आपको डायग्राम सिंपल एग्जांपल के तौर पे बनाना है तो आप क्या करें, एक सिंपल इस तरह से कोई भी कंटेनर बना लें जिसका एक पार्ट ये आपका इनलेट हो जाए और एक पार्ट आपका आउटलेट हो जाए। ये क्या हो गया, आउटलेट, और ये क्या हो गया आपका इनलेट। अब इसमें वाटर मान लिया इन हो गया और यहाँ वाटर आउट है, और ये आपका सिस्टम है। तो ये कंट्रोल वॉल्यूम ओपन सिस्टम होता है, तो कंट्रोल वॉल्यूम होता है या आपका सिस्टम मान लिया, तो ये आपका सिस्टम हो गया। तो अब इसके अंदर देखो मास आ रहा है वाटर का और कुछ मास जा रहा है, तो इसके अंदर जो मास भरा हुआ है दैट इज नॉट कांस्टेंट, दैट इज चेंज, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस तरह का सिस्टम क्या होगा आपका, ओपन सिस्टम होगा। और हमने इसका डायग्राम एक बना दिया है, ये आपकी स्टीम टरबाइन है। ओके। ये आपका सिस्टम हो गया, आउट एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज नोन एज द सराउंडिंग हो गई, और ये आपकी बाउंड्री हो गई। ये आपका इनलेट पार्ट है, ये आपका आउटलेट पार्ट है। ठीक है। तो इधर से आपका स्टीम आएगी, इधर से बाहर निकलेगी, और यहाँ से हम पावर प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम। एकदम एज इट इज आप डेफिनेशंस रट लेंगे। इसके बाद बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। तो आप एकदम आइसोलेटेड सिस्टम सही से समझ लें। हमने अभी तक पढ़ा क्लोज सिस्टम जिसके अंदर मास आपका कांस्टेंट था, एक हमने पढ़ा ओपन सिस्टम जिसके अंदर मास कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे क्लोज सिस्टम के अंदर एनर्जी जो है चेंज हो सकती थी। ओपन सिस्टम के अंदर भी एनर्जी चेंज हो सकती थी, तो एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी। अब एक तीसरा सिस्टम है जिसका मास भी कांस्टेंट है और एनर्जी भी कांस्टेंट है, ना तो एनर्जी इंटरेक्शन होगा ना मास का इंटरेक्शन होगा। इस तरह के सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। तो क्या है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्लोज सिस्टम इन विच नो इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग, नाइदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड मास, ना तो एनर्जी के फॉर्म में ना मास के फॉर्म में। इट इज ए यूनिवर्स, ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता ना होता हो। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्स। द बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन द यूनिवर्स। तो ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने आपको बताया था कि ये हमारा अगर जो कोई सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारी सराउंडिंग है। अब मैं कोई एक लार्ज सिस्टम ले लूं जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को कवर कर ले, जो क्या करे, सिस्टम और सराउंडिंग को दोनों को कवर कर ले, तो उस तरह के सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। क्योंकि इसने क्या किया, जो इंटरेक्शन होगा वो किसके साथ होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होगा। अब हमने इतनी लंबी बाउंड्री कर दी, इतनी लार्ज बाउंड्री कर दी कि अब इसके बाहर कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, ना हीट का ना वर्क का। तो इस तरह के सिस्टम को या यूनिवर्स को हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। क्योंकि यूनिवर्स क्या है, सब कुछ है यूनिवर्स, यूनिवर्स के बाहर तो कुछ नहीं। यूनिवर्स ना कुछ किसी से लेता है ना किसी को देता है। यूनिवर्स का मास भी कांस्टेंट है, यूनिवर्स की एनर्जी भी कांस्टेंट है। तो यूनिवर्स एक एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम का। अदरवाइज कहीं कोई ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता जो आइसोलेटेड हो, जो पूरी तरह से सेपरेट हो। कभी कभार कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको एक एग्जांपल लिखा मिलेगा, वो गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल थर्मस का एग्जांपल लिखा मिलता है। जैसे थर्मस है, थर्मस के अंदर हॉट कॉफी या चाय कुछ भी रख दो, दैट इज ऑन सेम टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ दैट द वॉल ऑफ द थर्मस आर इंसुलेटेड, सो देयर इज नो हीट ट्रांसफर, Q इज इक्वल टू 0, और मास इसका कांस्टेंट। लेकिन अगर इसे मैं पकड़ के हिलाना चालू करूं तो क्या होगा, इसे वर्क ट्रांसफर हम कर सकते हैं। सो वी आर ट्रांसफरिंग द वर्क।
So the layers of the coffee will move with respect to each other, and due to the friction, the temperature of the coffee will rise. So the thermos is not a example of isolation system. ये ध्यान रखना है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. ये भी कभी कभार एग्जाम में आ जाता है 5 नंबर में. द बिहेवियर ऑफ मैटर स्टडीड बाय द टू अप्रोच. सो बेसिकली देयर आर टू अप्रोच वी आर यूजिंग इन थर्मोडायनेमिक्स. नंबर वन is the macroscopic approach and second is the microscopic approach. तो पहले पढ़ते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, और उसका दूसरा नाम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स भी है, ये भी याद रख लेना. मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को ही क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं. तो इन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच focus on the average property of fluid. It did not bother about molecular level. ये देख लो, आप लिखा है मैंने डेफिनेशन इसकी. इन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच फोकस ऑन द एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड. इट डिड नॉट बॉदर अबाउट द मॉलिक्यूलर लेवल. तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या है, वी आर मेजरिंग द प्रॉपर्टी ऑन द लार्ज स्केल. वी आर नॉट ट्रैकिंग द इंडिविजुअल पार्टिकल. हम इंडिविजुअल पार्टिकल की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम पूरे मास की एक साथ स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, ना कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच. In this approach, we did not focus on individual particle. For example, pressure measurement of gas cylinder by fixing the pressure gauge on the cylinder. अगर जो मान लिया आपका घर पे एलपीजी का सिलेंडर है, आपको इसका प्रेशर मेजर करना है, तो आप क्या करेंगे, एक प्रेशर गेज लेंगे और उसे जो है इसके ऊपर फिट कर देंगे. या आपको अपनी गाड़ी के टायर का हवा भरी है, उसका प्रेशर मेजर करना है, तो प्रेशर गेज से आप मेजर कर लेंगे. तो दिस टाइप ऑफ अप्रोच इज नोन एज द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच. ये कौन सी अप्रोच है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, क्योंकि इसमें हम एवरेज प्रेशर नाप रहे हैं, पूरे टायर का को प्रेशर नाप रहे हैं, तो एवरेज प्रेशर कितना है. हम इंडिविजुअल पार्टिकल को नहीं देख रहे हैं कि इंडिविजुअल पार्टिकल कितना टायर के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, या कोई गैस का पार्टिकल सिलेंडर के ऊपर कितना प्रेशर लगा. हम वी आर नॉट ट्रैकिंग द इंडिविजुअल पार्टिकल, वी आर measuring the property on bulk level, on large scale. So this approach is known as the macroscopic approach. दूसरा देख लो, टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ गैस सिलेंडर एट द सिलेंडर 1 पॉइंट. तो कहीं से आपको गैस का सिलेंडर मेजर करना, तो क्या करोगे, थर्मामीटर गैस में रख दोगे, और जितना टेम्परेचर आएगा वो आपका मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से आएगा. जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, आपको मान लो फीवर हो गया, देन यू आर यूजिंग द thermometer for measuring the temperature. तो that approach is known as the macroscopic approach, क्योंकि आप बॉडी के किसी एक पार्ट का मेजर कर ले रहे हैं, आप कह रहे हैं पूरी बॉडी का टेम्परेचर यही है. ओके, सेकंड इज द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, और हम इसे क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स. ये नाम याद कर लेना, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच. तो इन द केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच आप समझ लें, हम क्या करते हैं, छोटे से पार्टिकल, एक स्मॉल पार्टिकल को फॉलो करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी मेजर करते हैं, वो इन ए स्मॉल लेवल. सो इट इज कंसिडर्ड एज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच. इन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच वी फोकस ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, द प्रेशर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड बाई मेजरिंग द प्रेशर ऑफ ऑल पार्टिकल्स अप्लाइड ऑन द वॉल ऑफ द सिलेंडर. अब मैंने एग्जाम्पल पहले लिया कि आपको अगर जो किसी गैस सिलेंडर का प्रेशर मेजर करना है, तो आप प्रेशर गेज से मेजर करेंगे, तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच. अब हम दूसरा तरीका है कि जितने पार्टिकल गैस के हैं सब टकरा रहे हैं उसके ऊपर, तो हम उसका मेजर कर लें कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और सबको जोड़ दें, तो वो कौन सी अप्रोच होगी, माइक्रोस्कोपिक. द टेम्परेचर ऑफ गैस इज मेजर्ड बाई मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एवरी पार्टिकल एंड टेक इट एवरेज, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ सिलेंड्रिकल गैस. तो सिंपल है, आप दोनों चीजें समझ सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच. ठीक है ना, कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम, ये ज़्यादातर वैसे एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन मैंने थोड़ा सा बता दिया है. ठीक है ना. तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम क्या है, कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है? अब मुझे इसकी स्टडी करनी है, तो मैं क्या समझूं कि इंडिविजुअल पार्टिकल एक दूसरे से कितनी दूर है, क्या है, इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम आएगी, है ना. तो हम ये मानते हैं कि जो स्पेस में ये फ्लूइड भरा हुआ है, ये गैस भरी हुई है, इट इज ए कंटिन्यूस, देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी इज प्रेजेंट इनसाइड द गैसेस. तो यही चीज लिखा है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम
that are widely spaced in the gas phase. Yet it is very convenient to disregard the atomic nature of substance and view it as a continuous homogeneous matter. तो हम उसे क्या समझते हैं? कंटिन्यूस है, homogeneous matter है, with no holes, that is continuum, that is continuum. तो कंटिन्यूम क्या है? कंटिन्यूम एक ये बताता है कि जिस चीज की हम स्टडी कर रहे हैं उसके बीच में गैप नहीं उनके पार्टिकल्स में। हम उसे ये मेजर करके कर रहे हैं कि द सिस्टम इज इन कंटिन्यूस होमोजेनियस मैटर एंड देयर इज नो होल्स। इसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम कहेंगे। मतलब हमने ये समझा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट है, तो उसे कंटिन्यूम कहेंगे। द कंटिन्यूम आइडियलाइजेशन अलाउ अस टू ट्रीट द प्रॉपर्टीज एज ए पॉइंट फंक्शन एंड अज्यूम दैट द पॉइंट वेरी continually in space with no jump discontinue। मतलब ये कह रहा है कि कंटिन्यूम का जो आइडियलाइजेशन है उसकी वजह से हम ये मान सकते हैं कि किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज किसी एक पॉइंट पे किसी एक स्टेट पे हम बता सकते हैं इतनी है, और उसके अंदर कोई जंप कोई डिसकंटिन्यू नहीं है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इसे लिखाने की आवश्यकता नहीं थी, एग्जाम में ज़्यादातर पूछी नहीं जाती, लेकिन मैंने बता दिया। बाकी इसकी वैसे रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, जिस कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वोश्चन एग्जाम में इससे नहीं आते। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज द स्टेट। व्हाट इज द स्टेट? अगर मैं किसी से पूछूं, मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, मैं उससे पूछूंगा व्हाट इज़ योर स्टेट, आपकी स्टेट क्या है? तो स्टेट का मतलब है उसकी पोजीशन जो उसे डिफाइन कर पाए, दैट इज़ द स्टेट। अगर मैं हिंदी में आपको समझाऊं तो वो बताएगा कि मैं दिल्ली में हूँ इस समय, मैं आनंद विहार पे हूँ, मैं यहाँ पे इस पोजीशन पे हूँ। तो वही चीज़ थर्मोडायनेमिक्स में है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, आप लोग देखें, जैसे ये लिखा है स्टेट वन और ये लिखा है स्टेट टू। अब ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इसके अंदर कोई गैस भरी है जिसका मास 2 किलोग्राम है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और वॉल्यूम उसका 1.5 मीटर क्यूब है। तो हम इस सिस्टम को कैसे बताएंगे? उसकी प्रॉपर्टीज से बताएंगे और उसकी स्टेट से बताएंगे क्या है उसकी प्रॉपर्टीज उस स्टेट पे। ठीक है, तो वही स्टेट है। जैसे इस ये स्टेट आपकी वन हो गई, इस ये स्टेट वन है। स्टेट वन पे आपका टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, बी वन आपका कितना है, 1.5 मीटर क्यूब है ना, मास आपका 2 किलोग्राम है, वो बता रहा है। तो स्टेट क्या है? स्टेट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रॉपर्टीज विच इज कंप्लीटली डिफाइंड द स्टेट ऑफ द सिस्टम एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम। ये एज इट इज डेफिनेशन लिखनी है इसकी। ये स्टेट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, हमें प्रॉपर्टीज का सेट बताते हैं विच इज कंप्लीटली डिफाइंड द स्टेट ऑफ द सिस्टम एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो इसे ऐसे कहेंगे स्टेट, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज का सेट है जो उसकी पोजीशन को बताए उसे क्या कहेंगे? स्टेट। जैसे इसकी दूसरी स्टेट ये हो गई, इस पे आपका टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, आपका वॉल्यूम V2 हो गया 2.5 मीटर क्यूब। तो ये आपकी सेकंड स्टेट हो गई। तो एज इट इज डेफिनेशन लिखनी और ये डायग्राम बना देना है, तो एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टेट आप समझ गए, स्टेट कुछ भी नहीं है, पोजीशन ऑफ द सेट ऑफ प्रॉपर्टीज इज नोन एज द स्टेट, आप ऐसे कह सकते हैं। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डेफिनेटली 100% आता है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम समझें क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, तब हम समझ पाएंगे आगे चीज। ए स्टेट of balance in equilibrium state there are no unbalanced potential within the system। तो इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जहां कोई अनबैलेंस फोर्स ना हो, अनबैलेंस कोई पोटेंशियल ना हो जिससे सिस्टम में चेंज आ सके, दैट इज द इक्विलिब्रियम। तो वही मैंने लिखा है द ए स्टेट ऑफ बैलेंस इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट देयर आर नो अनबैलेंस पोटेंशियल विद इन द सिस्टम। तो तीन तरह के थर्मोडायनेमिक्स में हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम, if the temperature is same throughout the entire system, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है,
और इसके अंदर काफ़ी पार्टिकल गैस के भरे हुए हैं। तो द ईच एंड एवरी पार्टिकल्स, ईच एंड एवरी पार्टिकल आर सेम टेम्परेचर। मान लिया एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, इस तरह से कई पार्टिकल हैं। तो इफ द ऑल द पार्टिकल हैव द सेम टेम्परेचर देन वी कैन से द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है? इफ देयर इज नो चेंज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द सिस्टम विद द टाइम। इस सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं दैट आर सेम प्रेशर, मैं अगर कहूँ कि इस सिस्टम का प्रेशर 2 बार है तो इसका मतलब ये है कि पूरा जो सिस्टम है उसका प्रेशर हर पार्टिकल का 2 बार है, देन इट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तीसरा है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब फेज में बाद में पढ़ाऊंगा, हालांकि थर्मोडायनेमिक्स में फेज इक्विलिब्रियम का कोई मतलब नहीं है, केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल और केमिकल। केमिकल, इफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज विद द टाइम दैट इज नो केमिकल रिएक्शन अकर। यानी कि जो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है उसका केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम है, तो कोई केमिकल रिएक्शन सिस्टम के अंदर नहीं हो रही है, तो हम उसे कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर इसके बाद आता है एक और होता है, हालांकि थर्मोडायनेमिक्स में इसकी आपको जरूरत नहीं, आप 3 लिख दें तो भी ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। Phase equilibrium क्या है? The system involved the two phases, and when the mass of each phase reaches an equilibrium level and stay there। जैसे आपका इस वाटर और आइस का मिक्सचर है, ये डिफरेंट डिफरेंट फेज है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम क्या करते हैं, कोई हमारा बड़ा सा पॉट है उसके अंदर ये वाटर भरा हुआ, मैंने आइस का पीस रख दिया। तो देयर आर टू फेज, वन इज द सॉलिड फेज एंड सेकंड इज द लिक्विड फेज, and both are in equilibrium, the temperature and everything is same, so both are in equilibrium। तो ये आपका फेज इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो अगर कोई, देखो मैंने एक डायग्राम आपको दिखाया है, ये वाला डायग्राम दिखाया है, इसमें देखो एक क्लोज सिस्टम रीचिंग थर्मल इक्विलिब्रियम, एक क्लोज सिस्टम है जिसका यहाँ का टेम्परेचर 20 है, 23 है, यहाँ का 30 है, यहाँ 35 है, 40 है, 42 है। कुछ देर बाद वो थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंच गया, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 32 हो गया, है ना। तो ये जो स्टेट है ये किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो एक डायग्राम बना के भी आप समझ सकते हैं, और एग्जाम में अगर डायग्राम बना देते हैं तो बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल क्लियर फुल एग्जाम्पल मार्क्स देगा। तो 3 तरह के इक्विलिब्रियम आपने पढ़े, 3 ही आप लिखना। नंबर 1 इज द थर्मल इक्विलिब्रियम, सेकंड इज द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड इज द केमिकल इक्विलिब्रियम, और ये आप डायग्राम बना दें तो ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेते हैं, प्रोसेस क्या है और पाथ क्या है। ये दोनों एक जैसे वर्ड हैं, तो दोनों के दोनों आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो प्रोसेस क्या है, पाथ क्या है, ठीक। तो आप देखें डेफिनेशन, एनी चेंज दैट इज सिस्टम अंडरगोज फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर। तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंचने में जो चेंज आया, जिस चेंज के थ्रू ये पास हुआ, दैट इज नोन एज द प्रोसेस। वही लिखा है, एनी चेंज दैट इज सिस्टम अंडरगोज फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इज नोन एज द प्रोसेस। और पाथ क्या है? द सीरीज ऑफ स्टेट थ्रू विच ए सिस्टम पासिस ड्यूरिंग ए प्रोसेस नोन एज द स्टेट्स, ठीक है। तो अब मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे आपकी स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, यहाँ और भी स्टेट है, मान लिया यहाँ पे 3, ऐसे 3, 4, 5। तो जनरली लोकस ऑफ द स्टेट इज नोन एज द पाथ। मतलब जिन इक्विलिब्रियम स्टेट से सिस्टम पास हुआ है वो तो पाथ हो गया, लेकिन जिस चेंज के थ्रू ये स्टेट एक से दूसरे में पहुंची है, इसे हम क्या कहेंगे? प्रोसेस। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से आप बिल्कुल आप क्लियर कट समझ में आ जाएंगे। मान लिया आपको सपोज करो आपको दादरी से और आनंद विहार तक जाना है या दिल्ली तक जाना है। तो आप, हो सकता है कोई इंसान बस से जाए, कोई इंसान अपनी बाइक से जाए, कोई इंसान ऑटो से जाए, है ना। तो ये एक प्रोसेस हुआ, वो किस तरह से जाता है, वो बस से जा रहा है, वो ऑटो से जा रहा है, वो बाइक से जा रहा है, किससे जा रहा है, वो तो हो गया प्रोसेस। और पाथ क्या हो गया? मान लिया वो वहां से गाजियाबाद बस स्टैंड पहुंचा, गाजियाबाद बस स्टैंड से उसने बस पकड़ी और वहां से आप आनंद विहार पहुंचे, आनंद विहार से फिर बस पकड़ी, वहां से गई। तो जिन जिन स्टेट से आप पास हुए उन स्टेट्स को आप मिला दो तो वो क्या बन जाएगा? पाथ, ठीक है।
तो प्रोसेस क्या है, जैसे प्रोसेस आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से हुआ या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस से हुआ, क्या हुआ, है ना। जैसे आपका कोई सिस्टम है, मान लिया पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट सबसे अच्छा एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स में समझाने के लिए होता है। मान लिया मैंने इसे हीट दी, इसने वर्क दिया, तो पहले ये स्टेट 1 1 पे था, अब ये स्टेट 2 2 पे पहुंच गया। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो चेंज आया, वो चेंज आया तो प्रोसेस क्या है, मतलब किस प्रोसेस के थ्रू आया। मान लिया कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस था, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के थ्रू चेंज आया, कांस्टेंट एंट्रोपी के थ्रू आया, कांस्टेंट एंथैल्पी के थ्रू आया, किसके थ्रू चेंज आया, दैट इज द प्रोसेस। अब समझ में आया क्लियर कट, मतलब किस प्रोसेस के थ्रू चेंज आया फ्रॉम स्टेट 1 to 2, दैट इज नोन एज द प्रोसेस। तो आप सिंपल डेफिनेशन देख लें और आपको समझ में आ गई होगी, तो आप डेफिनेशन इस तरह से लिख लें और एक डायग्राम बना दें। Any change that a system undergoes from one equilibrium state to another is known as the process, and the series of states through which a system passes during a process known as the path. अब तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो आप अपने सर को बता दें, वो हमें बता देंगे और मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर पे क्लियर कर दूंगा। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप श्योर एकदम नोट करके रख लें। क्वासी स्टैटिक और क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ठीक है, तो डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। व्हेन ए प्रोसेस प्रोसीड इन सच ए मैनर दैट द सिस्टम रिमेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आईईएस में डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है इसी वर्ड पे। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इज सिमिलरली क्लोजर टू एन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑल द टाइम्स, ओके, इज नोन एज द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो अगर हम एग्जांपल आपको दें तो ये दो एग्जांपल हैं, आप लोग देख सकते हैं कि एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ये है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ये है। ये जो अरेंजमेंट है, इसके नीचे लिखा हुआ स्लो कंप्रेशन, मतलब बहुत धीरे 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 से कंप्रेस किया जा रहा है सिस्टम को। और ये जो इतना स्लो किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि हर स्टेट पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। ये लिखा ना वर्ड इनफाइनाइटली सिमिलर, इनफाइनाइटली सिमिलर टू इक्विलिब्रियम स्टेट, ओके। ऐसा कैसे होगा, अब मान लिया आपने इसे कंप्रेस किया यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें काफी गैस पार्टिकल भरे होंगे, कोई गैस है। अब आपने कंप्रेस किया, जैसे ही आप तेजी से कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो पार्टिकल इसके पास के होंगे वो यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे इसके पास में, और इस रीजन का प्रेशर जो है बढ़ा देंगे, प्रेशर हाई हो जाएगा, और इधर साइड का जो प्रेशर है वो आपका लो रह जाएगा। तो देयर इज ए प्रेशर डिफरेंशियल इनसाइड द सिस्टम। अगर प्रेशर डिफरेंशियल इनसाइड द सिस्टम रहा तो थर्मल इक्विलिब्रियम तो अचीव हुआ नहीं। तो इनका कहना है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक ऐसा स्लो प्रोसेस है, ऐसा स्लो प्रोसेस है कि जिसमें हर स्टेट पे सिस्टम इक्विलिब्रियम रहे। अगर मैं इसे बहुत धीरे 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 आगे ले जाऊं तो पार्टिकल धीरे धीरे मूव करेंगे और कोई भी पार्टिकल यहाँ कलेक्ट नहीं होगा, पूरे सिस्टम का जो प्रेशर होगा वो सेम रहेगा। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और ये देखो वेरी फास्ट प्रोसेस, ये बहुत तेजी से कर दिया तो ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं रहा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, यहाँ के पार्टिकल ज्यादा प्रेशर पे होंगे, यहाँ के पार्टिकल कम प्रेशर पे होंगे। तो वही डेफिनेशन एज इट इज आप ऐसे ही एग्जाम में लिखेंगे, व्हेन ए प्रोसेस प्रोसीड इन सच ए मैनर दैट द सिस्टम रिमेन इनफिनिटली सिमिलरली क्लोजर टू एन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑल द टाइम्स। हमेशा जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना जरूरी है। ठीक है, है प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी देख लो, प्रॉपर्टी क्या है। एनी करेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द सिस्टम, सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जो भी हम करेक्टरिस्टिक यूज करेंगे दैट इज द प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल दिया कि कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, अब आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे बताओ। आप बताओगे कि इसका प्रेशर जो है 1 बार है, ऐसे ही तो बताओगे। इसका वॉल्यूम जो है 1 मीटर क्यूब है, इसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे ही तो बता पाओगे। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या है, एनी करेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द सिस्टम, सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जो करेक्टरिस्टिक हमने यूज किया दैट इज द प्रॉपर्टी।
तो हम कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक यूज करें सिस्टम को डिफाइन करने के लिए? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, ये सब हम यूज कर रहे हैं, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। सिंपल है डेफिनेशन प्रॉपर्टी की। अब आगे देखो, दी ऑल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी आर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये मान लो 100% श्योर एग्जाम में लिखने को आएगी। नंबर 1 इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो हिंट मैंने लिखा आई फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, आई मीन्स इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फॉर मास। तो दोज प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम है, जो प्रॉपर्टी मास से इंडिपेंडेंट हो, इससे मास का कोई फर्क ना पड़े, मास घटाने बढ़ाने से कोई फर्क ना पड़े, सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी, दीज आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अब देखो, जैसे आप एक कमरा है कोई, ये रूम है, इस रूम के अंदर एयर भरी हुई है। अब आप इसे कई पार्ट कर दें, इस पार्ट का भी टेम्परेचर उतना ही रहेगा जितना इस पार्ट का, जितना इस पार्ट का, हर पार्ट का टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो टेम्परेचर क्या है, मास के हिसाब से चेंज नहीं हुई ना, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर भी उतना ही रहेगा है, और डेंसिटी भी एयर की वही रहेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि एक कमरे में 50 बच्चे बैठे हैं और हर किसी के पास एयर की डेंसिटी अलग अलग हो। आपको दिखने में लग रहा है कि डेंसिटी मास पे डिपेंड कर रही है, लेकिन डेंसिटी मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द मास है। पूरे बरेली की हवा एक जैसी होगी, सबकी डेंसिटी एयर की उतनी ही होगी, है ना। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? जो इंडिपेंडेंट हो मास के। नेक्स्ट देखो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी विच आर डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द सिस्टम इज नॉट एज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। तो जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करे वो तो हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी मास पे ना डिपेंड करे वो हो गई, जो मास पे ना डिपेंड करे वो हो गई इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही डेफिनेशन आपको रखनी है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, एक कोई सिस्टम है, ये आपका कोई सिस्टम है जिसके अंदर कोई गैस भरी है, जिसका मास m है, वॉल्यूम b है, टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, डेंसिटी रो है। अब मैंने इसके दो पार्ट कर दिए, दो पार्ट कर दिए। तो देखो मास तो आधा आधा कर दिया, तो मास इधर आधा हो गया, इधर आधा हो जाएगा। वॉल्यूम इधर आधा हो गया तो इधर आधा हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर वही रहेगा, प्रेशर वही रहेगा, और डेंसिटी भी वही रहेगी। तो जो प्रॉपर्टी इसे आधा करने से फर्क नहीं पड़ा, सेम रही, वो तो हो गई इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो हाफ करने पे हाफ हो गई वो हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सिंपल डेफिनेशन। ये डायग्राम वायग्राम अगर बना देंगे तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेंगे। तो आप एज इट इज डायग्राम वगैरह बना दें जरूर एग्जाम में। ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कौन सी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो कहीं लिखा है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम है ना। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम कहीं लिखा है, कहीं स्पेसिफिक इंटरनल लिखा है, कहीं स्पेसिफिक एंट्रोपी लिखा है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम पर यूनिट मास। अगर कहीं लिखा लिखा है स्पेसिफिक एंट्रोपी, तो एंट्रोपी पर यूनिट मास। स्पेसिफिक एंथैल्पी, एंथैल्पी पर यूनिट मास। तो अगर किसी भी प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? स्पेसिफिक। ठीक है, जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको जगह जगह थर्मोडायनेमिक्स में लिखाई देगा, यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम V इज इक्वल टू स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V डिवाइड बाई m। इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर क्यूब पर किलोग्राम, है ना। तो वॉल्यूम पर यूनिट मास इज नोन एज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर कंसीडर्ड टू बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये बात लाइन रट लो, जिसके आगे स्पेसिफिक लगा होगा वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होगी। ठीक है, तो पहला लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग हमारा थोड़ा बता दें कि किस तरीके से हमें चलना चाहिए, फास्ट ज़्यादा चले या समझ में आया नहीं आया, या स्पीड ठीक है, क्योंकि सिलेबस आपका काफ़ी ज़्यादा है, 5 यूनिट हैं, और उसमें मतलब केवल थर्मोडायनेमिक्स कवर नहीं है, उसमें रेफ्रिजरेशन को भी इन्होंने कवर किया हुआ है,
और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इन्होंने ऐड कर दी हैं। तो अगर सिलेबस आपका 10 दिन में कंप्लीट कराना है तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। तो आप लोग देख लें और मुझे बता दें। थैंक यू।